हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मिरांडा में आपका स्वागत है। आरबीएससी 12th क्लास बोर्ड की फिजिक्स की मेरी सेकंड क्लास है, जिसमें अपन पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा में सेकंड क्लास में आज पढ़ेंगे अपन घूर्णन गति के कारण प्रवाहित विद्युत धारा। घूर्णन गति के कारण प्रवाहित विद्युत धारा। अब घूर्णन गति की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आवेशित कण है या कोई बिंदु आवेश स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा पे जब चक्कर लगा रहा है तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और उस विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है, वो क्या निकल के आता है। तो मान लीजिए माना स्मॉल r त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर Q नोट, Q मान लीजिए Q एक बिंदु आवेश, यहां पर Q एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, और ये इस वर्ताकार स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है। क्योंकि मैंने बताया था यदि आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात विद्युत धारा भी प्रवाहित करेगा, ठीक है। और त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे गतिशील आवेश की बात करें तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मान लीजिए Q जो यहाँ पे Q है एक बिंदु आवेश है, वो स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर जब चक्कर लगा रहा है तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित है। तो आप जानते हैं, मैंने विद्युत धारा का फॉर्मूला बताया था, I इक्वल टू होता है dq बाई dt, या फिर अपन बोल सकते हैं Q बाई टी। अब यहां पे आप देखोगे Q है आवेश, T है समय। अब यहां से Q की अगर वैल्यू निकालें तो Q का मान कितना है, Q नॉट एक बिंदु आवेश है, और यहां पे समय की अगर बात करें तो समय आप जानते हो, समय का फॉर्मूला होता है, समय T बराबर होता है दूरी बटे 4। और ये जो कण है जिस वेग से गति कर रहा है उस वेग को डिनोट करते हैं v के द्वारा। v वेलोसिटी से, v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब यहां से दूरी अगर कैलकुलेट करना चाहिए तो दूरी का फॉर्मूला यहां से क्या होता है, कोई कण वर्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो वर्ताकार पथ में जब चक्कर लगाता है तो ये जो टोटल डिस्टेंस दूरी कवर करेगा वो कितनी करेगा, इसकी परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, अपॉन चाल इसकी कितनी है, वेग, यानी इसको वेग या चाल बोल सकते हैं। यहाँ पे वेग लिखा है मैंने, लेकिन एट दिस टाइम इसकी चाल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए चलो मैं वेग कर देता हूँ, चाल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे इसकी चाल कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, v। अब यहां से देखिए t बराबर फॉर्मूला निकल के आ रहा है 2 पाई r अपॉन v, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो i बराबर निकल के आ रहा है q अपॉन 2 पाई r अपॉन v, और इस वैल्यू को अगर ऊपर लेके जाएं तो q इंटू v अपॉन 2 पाई r। इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी कण, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण किसी वर्ताकार कक्षा पे जब चक्कर लगाता है तो कितनी विद्युत धारा इंड्यूस करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर QV अपॉन 2 पाई R। Q आवेश है, बिंदु आवेश है, V इसकी चाल है, R इसकी जिस वर्ताकार कक्षा पे चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या है। अब यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं।
मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाल से 0.5 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो वो कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। तो यहां से अगर इतना क्वेश्चन पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाल से 0.5 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर जब चक्कर लगा रहा है तो कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। तो यहां से अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो I = होता है फॉर्मूला QV/2πr। Q का मान एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ वेग 22 यानी 22 मीटर प्रति सेकंड बता रहा है। 2 पाई का मान 22/7 होता है। R का मान कितना है 0.5 मीटर है। तो क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं। तो मैंने 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत भाई 0.5 मीटर को मैं लिख सकता हूं 1/2 मीटर। यहां से आप काटोगे तो 22 से 22 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू निकल के कितनी आ रही है यहां से। अगर मैं 7 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, 7 को अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 × 10⁻⁻19 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन 0.5 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब चक्कर लगाता है तो कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा 1.12 × 10⁻⁻19 एम्पीयर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। ये बात समझ में आई आपको। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, नाम सुना होगा। अपवाह वेग भी बोलते हैं उसे, अपवाह वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग जिसे v के द्वारा लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अपवाह वेग क्या होता है। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब अपन जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर लीजिए या कोई भी तार लीजिए, चालक तार जैसे लोहे का या चांदी का, या मान लीजिए मैंने एक लोहे की टेबल की बात कर रहा हूं। अब आप जानते हो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है उसमें, और मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्य कक्षा में न रहकर किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसका मतलब चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इसका मतलब वो गतिशील रहेंगे। जब वो गतिशील रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। मान लीजिए जिस चेयर पे, लोहे की चेयर है या लोहे की टेबल है, उस पर अपन बैठते हैं, उसके पास में खड़े होते हैं और उस चेयर को अपन या टेबल को हाथ लगाते हैं तो अपन को क्या करंट आती है, क्या झटका लगता है अपन को? बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित नहीं हो रहे, प्रवाहित हो रहे, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और मैंने बताया था कि अगर आवेश प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उस किसी दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से जब टक्कर करेगा तो इधर आएगा, फिर टक्कर करके इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स तो लग नहीं रहा है, वो किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे ऐसे गति करेगा, ऐसे। इस प्रकार से
जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से टक्कर करके गति करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जब वो एक किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे इसे टक्कर की इधर चला गया, फिर इसे इधर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, फिर इधर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई नया औसत वेग प्राप्त नहीं हुआ। किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन से देखा जाए तो इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर निश्चित वेग से कोई औसत वेग प्राप्त नहीं हुआ। और जब कोई भी औसत वेग प्राप्त नहीं हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। बात समझ रहे मेरी बात को? इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। अगर इसको मैं किसी चालक बैटरी से या चालक तार बैटरी से या किसी सेल से जोड़ दूं तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगेगा और इन इलेक्ट्रॉनों में एक नया औसत वेग प्राप्त होगा और उस औसत वेग को ही बोलते हैं अपन अपवाह वेग। यानी किसी चालक तार को जब किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने के बाद चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पे बैटरी द्वारा एक फोर्स लगेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जितने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके कारण से एक नया औसत वेग प्राप्त होगा और उस औसत वेग के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे अपन बोलते हैं अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब तक बैटरी से नहीं जोड़ते तब तक उनका औसत वेग प्राप्त नहीं होता। और ये जो औसत वेग है, यहाँ पे जो औसत वेग देखा जाता है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसका बैटरी से जोड़ने से पहले वेग u1 है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, इस प्रकार से लास्ट वाले का u1 है। तो इनका जब अपन औसत वेग निकालें, जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन, मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन है, n से डिवाइड किया मैंने, तो ये जो औसत वेग है बैटरी से जोड़ने से पहले की बात कर रहा हूं, ये औसत वेग शून्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, ये औसत वेग शून्य प्राप्त होता है। इसलिए चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कब तक? जब तक किसी बैटरी से नहीं जोड़ेंगे। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस वेग को बोलते हैं ऊष्मीय वेग। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वेग। और उस ऊष्मीय वेग का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैंने एक चालक तार लिया, इस चालक तार को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। ये इसका बड़े वाला जो सिंबल होता है ये प्लस का होगा, तो छोटे वाला सिंबल माइनस का होगा। जैसे ही प्लस से जोड़ते हैं, प्लस से जोड़ने के बाद में इस वाले सिरे पर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा और इस वाले सिरे पर इधर से माइनस वाला जाकर इधर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर मैंने बताया था कि एक विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ गति करता है। यानी विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ गति करती है। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन है इधर। और जैसे एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस बैटरी के कारण से, तो बैटरी के कारण से जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे आपको मैंने बताया था, अगर फोर्स की बात करूं तो मैं Q इंटू ई फोर्स लगता है। जैसे ही किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो Q इंटू ई फोर्स लगता है। अगर यहाँ पे मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है और प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन कोई इधर आया, कोई इधर, ऐसे टक्कर करके इस प्रकार से इधर गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा। जैसे जैसे ये ऐसे गति करेंगे तो इनमें एक नया औसत वेग प्राप्त हो जाएगा, नया औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। उस औसत वेग को बोलते हैं अपवाह वेग। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा की दिशा आपसे पूछ ली जाए कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो आपका पहला कहना होगा कि विद्युत धारा की जो दिशा है हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने होंगे, बात यह है कि विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। और इलेक्ट्रॉन की सापेक्ष अगर पूछ दिया जाए तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी। अब आप कहोगे कि इसमें प्रोटॉन भी तो है,
मैंने कहा था किसी चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है, और इलेक्ट्रॉन के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा की डायरेक्शन ये होगी। मान लीजिए ये चालक तार लिया, इसकी लंबाई मैंने ली है स्मॉल l, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यानी n जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे ये n, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पूरे में n का मतलब ये पूरे में n नहीं है, एकांक आयतन में जितना इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल l है, इसकी लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका a है, यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका a है। अब यहां से अगर अपवाह वेग का जो फॉर्मूला उत्पन्न करना चाहिए अपन, तो अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, समझते हैं। यहां से मैंने कहा था बैटरी जोड़ने से पहले, बैटरी जोड़ने से पहले मुक्त जो इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग जो होगा वो होगा u1 u2 u3 un। बैटरी जोड़ने से पहले जो इलेक्ट्रॉन है उनका वेग पहले का u1 है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, लास्ट वाले का un है। और बैटरी जोड़ने से पहले की बात कर रहा हूं, और बैटरी जोड़ने के बाद की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया v1 v2 v3 vn, यानी इनका एक वेग, नया औसत वेग प्राप्त हो गया। ये उस नया वेग जो प्राप्त हुआ है, ये v1 v2 v3, ये किसके कारण से हुआ है, ये बैटरी लगाई, बैटरी से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र के कारण से इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा, फोर्स लगने से वेग, ये वेग उत्पन्न हो गया u1 v1 v2 v3 और vn। अब आप जानते होंगे 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा गति के समीकरण, v बराबर होता है u प्लस at। v है किसी भी पार्टिकल का फोर्स लगने के बाद में अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, t है समय। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। अब मैं सभी का औसत वेग निकालना चाहूं तो सभी का औसत वेग लिखूंगा मैं यहां पे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो n प्लस a, टाइम की अगर बात करूं मैं t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n। vt की अगर बात की जाए तो मैंने कहा था u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, ये बैटरी जोड़ने से पहले की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी हमेशा शून्य होती है, इसी के कारण से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती किसी भी कंडक्टर में, तो ये तो हो गया शून्य, प्लस a एक्सेलरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है सभी का इक्वल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल है, इसका मतलब जो त्वरण उत्पन्न होगा वो सभी के लिए समान होगा। और यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn अपॉन n है, और ये है टोटल टाइम का जो औसत है, ये जिसे अपन लिखते हैं तो vt बराबर हो गया a टॉ। अब a त्वरण है, तो जिसे अपन बोलते हैं विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम माध्य विश्रांति काल है, क्योंकि ये समय का क्या है, औसत है। एक त्वरण है, t माध्य विश्रांति काल है, ठीक है, और vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं, साइड पे लिख रहा हूं इसको, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला उत्पन्न हो गया है अपने पास, vd इज इक्वल टू a, तो इसका नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए इक्वेशन 1।
अब आप जानते होंगे न्यूटन की गति के सेकंड नियम के अनुसार F बराबर होता है ma, और इलेक्ट्रोस्टैट में अपन ने पढ़ा था फोर्स, किसी चार्ज पे जब फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू होती है Q इंटू E। दोनों को अगर इक्वल किया जाए, इक्वेशन मान लीजिए इसको सेकंड इसको थर्ड, अगर दोनों को इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा यहां से ma इज इक्वल टू Q इंटू E, और A बराबर क्या हो गया QE अपॉन m, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 4। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, Q आवेश है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र है, E त्वरण है। अगर मैं समीकरण 4 का मान 1 में रखूं तो अपने पास क्या इंड्यूस्ड हो गया आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अपवाह वेग का Vd इज इक्वल टू A का मान कितना है QE अपॉन m टॉ, ये इक्वेशन होगी 5। तो यहां पे जो अपवाह वेग है, इस इक्वेशन से देखिए यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या है, चार्ज की जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, चार्ज का जो परिमाण है उसके क्या है समानुपाती है, और विद्युत क्षेत्र है E इसके भी क्या है समानुपाती है। यानी जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे आप किसी चालक तार पर, इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, अपवाह वेग भी कम होगा। और जितना किसी भी चालक तार में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अपवाह वेग उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिस उसके कारण से उस पे फोर्स लगता है, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी आवेश के समानुपाती और इधर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो गई। और इसकी जो यूनिट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट बोले तो मात्रक, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अब थोड़ा सा और बता देता हूं मैंने कहा था बैटरी से जोड़ने से पहले, बैटरी जोड़ने से पहले अलग अलग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग था, किसी का U1 था, किसी का U2, किसी का U3। तो भाई किसी में एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बैटरी जोड़ने से पहले किसी एक इलेक्ट्रॉन की केवल वेलोसिटी वेग माप रहा हूं तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। लेकिन सभी का जब औसत वेग निकालें तो शून्य प्राप्त होता है। लेकिन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो उसका वेग वेलोसिटी कितनी होती है, बैटरी जोड़ने से पहले देखिए आप 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि उनका औसत वेग सभी का शून्य हो जाता है। और जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो इनमें जो नया औसत वेग प्राप्त होता है इसका मान है वो ध्यान दीजिए कितना होता है, बहुत कम होता है, लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। कि कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे इससे पहले 2 into 10 to power -4 हो सकता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ हमेशा यहाँ पे 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होगा, गुणज में होगा। और यहाँ पे जो उसमें वेग है पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात पूछ ले तो कितना होगा, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता है, देख लीजिए आप, ये समझ में आया इतना। मैंने कहा था जब तक किसी चालक तार को किसी बैटरी से नहीं जोड़ते तो इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से इधर गया, टक्कर की, यहाँ पे टक्कर हुई, फिर इधर आया, फिर टक्कर हुई, फिर इधर गया, यहाँ पे टक्कर हुई, फिर इधर आ गया, यहाँ पे टक्कर हुई, फिर इधर आ गया, यहाँ पर टक्कर हुई। देखिए जो पॉइंट मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर गया, इसे टक्कर की, टक्कर करके इसके ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसी प्रकार से ये गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। एक तो होता है मुक्त पथ, ठीक है, एक होता है विश्रांति काल, मैंने बताया था अभी, एक होता है मादे विश्रांति काल, और यहां पे मुक्त पथ, और एक होता है मादे मुक्त पथ। क्या होता है मुक्त पथ या मादे मुक्त पथ।
ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब चालक तार को किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को, एक टक्कर यहां पे हुई और एक यहां पे हुई, यहां से बता यहां मान सकते हैं एक टक्कर यहां हुई एक टक्कर यहां हुई, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा, मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। अब माध्य मुक्त पथ क्या हो गया? माध्य मुक्त पथ हो गया कि मान लीजिए टक्कर में यहाँ पे लैम्डा 1 हुई, इसको लैम्डा 2 मान लिया, इसको लैम्डा 3 मान लिया, इसको लैम्डा 4 मान लिया, इसको लैम्डा n मान लिया। अगर सभी का एवरेज निकालें, ध्यान देना यहाँ पर, ये तो लैम्डा मुक्त पथ है। माध्य मुक्त पथ की अगर बात करूं तो लैम्डा बार लगाते हैं इसको, तो ये हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n अपॉन n, यानी मुक्त पथ का जो औसत होता है उसे बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। और मुक्त पथ क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुक्त पथ, मुक्त पथ कहते हैं। उसके बाद में मैंने एक और डेफिनेशन के बारे में बताया, विश्रांति काल क्या होता है, जिसे स्मॉल टी लिखते हैं। विश्रांति काल क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। जैसे यहाँ पे T1 लगा, इसमें T2 लगा, इस पे T3 लगा, इसमें T4 लगा, इसमें T5 लगा। तो विश्रांति काल समझ में आया? दो क्रमागत टक्करों, दो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय विश्रांति काल। और इन विश्रांति काल का जो औसत होता है, इस विश्रांति काल का जो औसत होता है वो होता है माध्य विश्रांति काल, जो मैंने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताया था, जिसे अपन टोके द्वारा लिखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी आएगी आपके लिए। और मेरा ये जो चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आगे वाली क्लास के लिए मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी तरीके से लेके आऊँ। और इसमें कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।